वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे जिसे हम बोलते हैं डीएनए माइक्रोचिप या डीएनए माइक्रो एरे। तो आपने जीन क्लोनिंग से बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी शुरू करी होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में। तो आपने देखा होगा कि जीन क्लोनिंग में किस तरीके से हम जो हमारा टारगेट होता है सेलेक्टेड जीन उसको हम वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर उस वेक्टर से जो टारगेट सेल है वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो तरीका है ये बहुत कम्बरसम है, कि आसान नहीं है और बहुत टाइम लेता है। इसीलिए टेक्निक आ गई पीसीआर की, कि आप किसी भी सेड डीएनए सीक्वेंस को आप पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंस किस बात का आया? डिफरेंस आया, एक तो ऑटोमेशन होना चाहिए, यानी एक मैनुअल था फिर एक ऑटोमेटिक हो गया। दूसरे स्पीड। तो आज का जो परिदृश्य है यानी आज का जो सिनेरियो है उसमें किसी भी काम को, किसी भी रिएक्शन को ऑटोमेटिक यानी ऑटोमेशन करना उनका और उनकी स्पीड बढ़ाना, यही एक इंडस्ट्री का एक टारगेट रहता है। यानी जो भी डेवलपमेंट होता है वो इस दिशा में होता है कि कोई भी काम जो पहले हो रहा था मैनुअली वो किस प्रकार ऑटोमेटिक होने लगे, और जिस स्पीड से पहले हो रहा था किस प्रकार वो उस स्पीड से ज़्यादा तेज से होने लगे। So the basic idea behind the development of these techniques is the automation and speed. तो जिस तरीके से जीन क्लोनिंग से पीसीआर की तरफ लोग इंक्लाइंड हुए, उसी प्रकार से जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन करके और प्रोब के द्वारा टारगेट सीक्वेंस को हम पता लगाते हैं कि कौन से सीक्वेंसेस इसमें हैं प्रोब हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, उसी मेथड को एडॉप्ट किया और उसे ऑटोमेशन जोड़ करके उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो डीएनए जो माइक्रो एरे है वो एक तरीके से डीएनए चिप टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जो कि ब्लॉटिंग मेथड में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट में जो भी प्रिंसिपल है वो किस पर आधारित है? हाइब्रिडाइजेशन पर। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें मालूम है कि हमें एक प्रोब चाहिए प्लस सीक्वेंस चाहिए जिसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सीक्वेंस है। तो जब ये देखा गया कि अगर हम किसी छोटे टुकड़े पर 2 डॉट्स या 4 डॉट्स बना दें जो कि अलग अलग प्रोब हो, यानी ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, और इस पर किसी अननोन सीक्वेंस को पास कराएं या अननोन सीक्वेंस के सॉल्यूशन में से इस चिप को डिप करें। देखिए चिप क्या है? चिप जो है किसी भी फ्लैट छोटे चिकने सरफेस को बोलते हैं। यहाँ पर ज्यादातर वो एक ग्लास की शीट स्लाइड जैसी चीज होती है या कभी कभी प्लास्टिक की होती है, तो वो चिप है। उस पर हमने ये डॉट्स बना दिए
तो आप ये देखते हैं कि अगर हम ऐसा करें और इसे डिप कर दें तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉटिंग को 4 गुना बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ब्लॉटिंग में तो एक बार में एक ही प्रोब यूज होगा ना। तो हमने यहां क्या किया, 1 प्रोब, 2 प्रोब, 3 प्रोब, 4 प्रोब, 4 प्रोब हमने ले लिए। तो अब हमारा काम 4 गुना आसान हो गया, या हमारी स्पीड 4 गुना बढ़ गई। तो अगर सोचिए कि हम इसकी नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ा दें इस पर, तो इतने टाइम्स और स्पीड बढ़ जाएगी। फिर अगर हम और बढ़ा दें, यानी छोटे छोटे फीचर्स हैं, ये देखिए ये फीचर्स हैं, या और बहुत छोटे, ये 1 डॉट एक फीचर होता है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 डॉट है। तो ये एक क्या हम करते जा रहे हैं इसे, कि हम अपने सैंपल साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, जो रिएक्शन वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो रहा है। यानी क्या रिड्यूस हो रहा है, सैंपल भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जब कोई चीज छोटी सी है तो हमें बहुत कम सीक्वेंस डालना पड़ेगा। कोई चीज बड़ी सी है तो उसमें बहुत सारा अननोन सीक्वेंस डालना पड़ेगा। तो हमारा सैंपल साइज भी कम हो रहा है, हमारा रिएक्शन वॉल्यूम भी कम हो रहा है। और हमारी स्पीड बढ़ रही है, हमारी स्पीड बढ़ रही है। तो डीएनए माइक्रोचिप क्या है, इट इज द मिनिएचर फ्लैट स्ट्रक्चर ऑन विच नोन सीक्वेंसेस को हम क्या जानते हैं कि क्या होता है, नोन सीक्वेंस प्रोब होता है। नोन सीक्वेंसेस मीन प्रोब्स। तो उस प्रोब को हम जब छोटे से फ्लैट सरफेस पर एडहियर कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, माइक्रो एरे। एरे माने होता है छोटे छोटे चीजों की लाइन। यानी लाइन तो एक कंटिन्यूअस हो गई, लेकिन अगर कोई चीज एक सीध में लगी, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में लाइन लगाते हैं बच्चों की, तो वो एरे होता है। एरे मतलब सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कैसा है, माइक्रो है, यानी बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स हमने बना दिए हैं प्रोब्स के, जो एक लाइन में लगे हैं और नोन पोजीशन पर है। यानी हमें मालूम है कि ये वाला प्रोब कौन सा है, ये वाला प्रोब कौन सा है, या इसमें यहां पर ये प्रोब कौन सा है। ये जो छोटा सा हमने बनाया है इसे बोलते हैं फीचर। अब फीचर का अगर आप देख लें, मान लीजिए ये है एक स्पॉट्स, तो उसमें बहुत सारे एक ही जैसे, यानी सिमिलर सीक्वेंस के सिंगल स्ट्रैंड्स डीएनए के लगे होते हैं, ऊपर की तरफ निकले रहते हैं। इससे जब कोई अननोन सीक्वेंस आता है तो वो इनमें कहीं हाइब्रिडाइज हो जाता है। किसी में जरा सा होगा, उसे साइज पे डिपेंड करता है। तो हमें ये पता लग जाता है, क्योंकि हमारा प्रोब और जो आ रहा है, वो जो अननोन सीक्वेंस आ रहा है, उसमें से हम इसे रेडियो एक्टिव तो रहने दीजिए, क्योंकि अब रेडियो एक्टिविटी की जगह यूज होने लगा है फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंट डाई वगैरह या कोई और मॉलिक्यूल से हम इसे टैग कर देते हैं अपने सीक्वेंस को।
तो जब हम सीक्वेंस को, जो अननोन सीक्वेंस है, उसको टैग कर देते हैं, तो अब ये मान लीजिए यहाँ पर हाइब्रिडाइज हो गया, कहीं में देखिए पूरा हाइब्रिडाइज है, कहीं में कम हाइब्रिडाइज है। हो सकता है कोई ऐसे स्पॉट्स हो जिसमें सारे हाइब्रिडाइज हो जाए, तो इसकी इंटेंसिटी अलग अलग आ जाती है। तो हम जब हाइब्रिडाइज इसको परफॉर्म करते हैं ये रिएक्शन, और हम ये देखते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और डिफरेंट स्पॉट्स की डिफरेंट इंटेंसिटी आ रही है, तो स्पॉट्स तो हमें मालूम है कि कौन सा प्रोब किस स्पॉट पर है, तो हम उसके सीक्वेंस को डेसिफर कर सकते हैं। या मान लीजिए अननोन सीक्वेंस कोई ऐसा है जो किसी जीन के एक्सप्रेशन से पता चला है, यानी किसका है, मैसेंजर आरएनए का है। यानी यहाँ पर जो ये प्रोब्स लगे हैं वो किसके लगे हैं, cDNA के, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए से तैयार किए हैं, वो लगे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मैसेंजर आरएनए से किसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को तैयार करते हैं, तो वो किस चीज की स्टडी शो करता है, वो स्टडी शो करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स की, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो जीन का हिस्सा है, यानी वो सीक्वेंस कहाँ का है, वो नॉर्मल डीएनए का हिस्सा है, तो सिंपली यहां पर कोई भी आप सीक्वेंस प्रोब लगा दीजिए, उसे पता लग जाए। लेकिन वो प्रोब अगर किसी एक्टिव जीन का हिस्सा है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो हमारे पास अननोन सीक्वेंस है वो एक्टिव जीन का हिस्सा है कि नहीं है। तो अगर चिप में हमें इस तरीके से एक चिप आ जाती है और हमें जगह जगह फ्लोरेसेंस दिखाई पड़ता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो इनसे सिमिलरिटी शो, कॉम्प्लीमेंटरिटी शो कर रहा है। तो ये एक सिंपल टेक्निक है कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें कि एक छोटे से फ्लैट सरफेस पर, जो कि प्लास्टिक हो सकता है या ज्यादातर शीशा होता है, उस पर हम प्रोब्स को लगा देते हैं, तो वो एक डीएनए चिप बन जाती है। अब ये प्रोब कितने प्रकार, वो डीएनए चिप कितने प्रकार की होती है, इसे हम बताते हैं। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम दो चीजें जान सकते हैं कि या तो अननोन सीक्वेंस को का ये जान सकते हैं नेचर की वो कहां से आया है, उसकी सिमिलरिटी किस प्रकार के नोन डीएनए सीक्वेंसेस से है, और दूसरा कि हम किसी जीन की एक्टिविटी, यानी कौन सा डीएनए सीक्वेंस है जो जीन के रूप में काम करता है, यानी एक्टिव जीन का एक पार्ट है, उसको हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस्ड चिप्स, दूसरा है cDNA बेस्ड चिप। तो यहां क्या है कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, आप जानते हैं खुद ही कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया कि हम जो है वी आर यूजिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस। तो हमारे पास दो तरीके के चिप हैं, जो एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस्ड है और एक cDNA बेस्ड है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि जो भी स्ट्रैंड है उसमें बेसिस की संख्या 20 से 25 हो सकती है, और cDNA का क्या है, ये मोर देन 100 बेस पेयर होता है cDNA। तो cDNA सैंपल में डेंसिटी कम होती है और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के हम स्पॉट्स बना रहे हैं, तो हम 1.7
6 सेंटीमीटर स्क्वायर में करीब करीब 4 लाख स्पॉट्स बना सकते हैं या फीचर्स बना सकते हैं। 4 लाख फीचर्स, तो वो फीचर्स अपने आप में उसी सेम सीक्वेंस के कई सारे मॉलिक्यूल रखते हैं। यानी पहले तो फीचर ही हो गया एक 4 लाख, और प्रत्येक फीचर जो बना हुआ अभी मैंने जैसे पहले दिखाया था उसमें वो सिमिलर सीक्वेंसेस उसमें कई हजार होते हैं। तो ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस्ड चिप है, ये काफी इनकी चिप पर सैंपल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और चूंकि बहुत ज्यादा होती है इस वजह से ये सैंपल साइज जो होती है, यानी जो प्रोब की मात्रा होती है वो पिको लीटर्स में होती है, वो पिको लीटर्स में होती है, यानी 10⁻12। तो पिको लीटर्स में होने के कारण हमें बहुत कम प्रोब की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि सदर्न ब्लॉट वगैरह में बहुत ज्यादा प्रोब्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे इसके, अब देखिए क्या है कि डीएनए चिप टेक्नोलॉजी अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसे क्या बताएंगे? सिर्फ यही बताएंगे कि दिस इज द मिनिएचराइज्ड एरे ऑफ डीएनए प्रोब्स। मिनिएचराइज्ड है, जो लाइंस है, जो सीक्वेंस है हमारा वो मिनिएचराइज्ड है, और सीक्वेंस किसका है? डीएनए प्रोब का है, फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ एनी जीनोम, यानी पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए आपने वो प्रोब का इस्तेमाल किया है, या किसी जीन के एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये डीएनए चिप तो इतना ही है, लेकिन अब यहां हम क्या पढ़ेंगे कि वो चिप बनती कैसे, हाउ इट सिंथेसाइज्ड। तो सिंथेसिस में 2 तरीके हैं। नंबर 1 है लाइट डायरेक्टेड deprotection मेथड। दूसरा एक बात यहां और समझने की है कि ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस्ड चिप है, इसको हम बजाय बाहर से लाके किसी चीज पर लगाने के, हम वहीं सिंथेसाइज करते हैं। एट द स्पॉट, तो जो स्पॉट है उस पर 1 बाय 1 करके न्यूक्लियोसाइड अटैच होते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। जबकि cDNA की जो बेस्ड चिप है वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बल्कि वो वहां पर बाहर से प्रोब ला करके या सैंपल ला करके, जो हमारे पास cDNA का सैंपल है उसको ला करके वहां पर डिपॉजिट किया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो लाइट डायरेक्टेड डिप्रोटेक्शन मेथड ऐसा है कि इसे जो है हम लोग फोटो लिथोग्राफी बोलते हैं। फोटोलिथोग्राफी, इसमें क्या होता है कि लाइट जब पड़ती है किसी चीज पर, यानी उस सेट केमिकल्स पर, तो वो एक्टिव हो जाता है। यानी लाइट उसको एक्टिव बनाती है जिससे कि वहां पर फर्दर रिएक्शन हो सके। और जब लाइट नहीं पड़ेगी तो अच्छा, उस पर लाइट पड़े जिससे कि वो एक्टिव हो, तो उसके लिए जरूरी है कि इस पर लाइट पड़े। तो दूसरा टेक्निक जो इसकी इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो क्या है कि डीएक्टिव होता है।
तो डीएक्टिव कैसे होता है? जब हम उस पर लाइट ना पड़ने दें। जब हम लाइट नहीं पड़ने देते हैं तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये सपोज कीजिए कि ये एक चिप है, एक चिप है जिसको कि अब हम बनाना चाह रहे हैं। इस पर एक कोटिंग हुई है केमिकल की जो लाइट फोटो सेंसिटिव है, और इसके बाद हमने एक मास्क भी, यानी हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक भी है जिससे कि हम इसके किसी भी हिस्से को एक्सपोज कर सकते हैं और बाकी हिस्सों को लाइट से बचा सकते हैं, यानी प्रोटेक्शन एवं डी प्रोटेक्शन। तो ये जो प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, फोटोलिथोग्राफी मतलब फोटो की वजह से लिखना। तो यहां पर जो एक हार्ड सरफेस है, जिसे ग्लास ले लेंगे, उस पर एक कोटिंग हुई है लाइट सेंसिटिव केमिकल की। उस पर हम मान लीजिए हमने ये 4 स्लॉट बनाए और हमने इन 3 स्लॉट को ढक दिया, यानी इस पर लाइट पर डालेंगे भी तो भी इस पर नहीं पड़ेगी, यानी मास्क है। इसको ढक दिया है पूरा और हमारा केवल ये पोर्शन खुला है। तो अगर हम इसको ए न्यूक्लियोसाइड के सॉल्यूशन में डिप करें तो इस पर ए आ जाएगा सब जगह। फिर हम इसे ढकेंगे, फिर हम इस वाले को ओपन करेंगे और यहां पर साइटोसिन में डिप करेंगे, फिर इस पर सी आ जाएगा, टी आ जाएगा, इस तरीके से जी आ जाएगा। अब हमारे पास जो चिप है उस पर लंबे लंबे एरिया में, चूंकि हम सारे को ढकते जा रहे हैं, केवल इस पोर्शन को डी प्रोटेक्ट करते हैं, इस वजह से उस पर आ जाता। होता क्या है कि अगर किसी देखिए, जब हम किसी डीएनए को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं तो उसमें न्यूक्लियोसाइड्स का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियोसाइड्स मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोसाइड्स का इस्तेमाल होता है जिसमें कि या तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा या 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होंगे। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा तो वो किनारे पर लगेगा, और अगर किसी ओलिगो न्यूक्लियोटाइड के बीच में न्यूक्लियोसाइड हमें लगाना है तो उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। ये क्या होता है कि इसमें कुछ हम साइड में केमिकल्स मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे लगा देते हैं जिससे कि वो लाइट सेंसिटिव हो और इसको ओपन करें, मतलब इसको अवेलेबल कराएं या ना कराएं। तो उस वाले केमिकल्स को क्या बोलते हैं, यानी केमिकल प्लस न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फोरेमाइडाइड्स, इसको एमाइडाइड्स बोलते हैं। ये एमाइडाइड्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव और अनप्रोटेक्टिव हो सकते हैं, यानी ये 2 अल्टरनेटिव फॉर्म में मिलते हैं। तो फॉस्फोरेमाइडाइड्स इस न्यूक्लियोसाइड को जो प्रोटेक्टिव और अनप्रोटेक्टिव होते हैं उन्हें फॉस्फोरेमाइडाइड्स बोलते हैं। तो ये जो फॉस्फोरेमाइडाइड्स में जब हम डिप करते हैं तो इस पर फॉस्फोरेमाइडाइड्स यहां पर लग जाता है, चाहे वो ए का हो, चाहे वो सी का हो, टी का, जी हो, तो जिसका भी मास्क नहीं होगा, खुला रहेगा, उस पर लग जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चिप को हम मास्क को हम कहां यूज कर रहे हैं, इस प्रकार यूज कर रहे हैं, इस प्रकार यूज कर रहे हैं, यानी अब हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन ओपन रखा है। तो यहां क्या हो जाएगा, ए सी टी जी, यानी अब हम मास्क ऐसे लगा रहे थे, अब हम मास्क ऐसे लगा रहे हैं। तो यहां पर ए जो है इसके साथ भी जुड़ जाएगा, इसके साथ भी जुड़ जाएगा, इसके साथ भी जुड़ जाएगा, इसके साथ भी जुड़ जाएगा। यानी हमने देखा कि अगर हमें
ए को इनकॉर्पोरेट करना है तो हमें मास्क वाली जो साइकिल है वो 4 बार कर चलानी पड़ेगी। यानी एक बार हम इन तीनों को ठकेंगे तो इस पे करेंगे, फिर एक बार हम तीनों को ठकेंगे तो दूसरा लगाएंगे। यानी ए मतलब कि ACTG यानी चारों बेस को हमें लगाना है तो हमें 4 बार साइकिल करनी पड़ती। यानी तब जब हम 4 बार करेंगे तब 4 जगह पहला वाला न्यूक्लियोटाइड लगेगा। यानी जितनी 4 जगह है तो 4 जगह हमें 4 बार साइकिल करनी पड़ेगी, तब सब में एक एक आ जाएगा। फिर उसके बाद इस वाले में भी 4 बार करने की, तब उसमें दूसरा जुड़ेगा। तो अगर इसी प्रकार से हमें 20 बेसिस का एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड तैयार करना है तो उसके लिए 80 साइकिल की जरूरत पड़ेगी। इसे हम 20 मर्स बोलते हैं। 20 मर्स क्या बोलेंगे? 20 मर्स। 20 से ज्यादा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का इस फोटोलिथोग्राफिक मेथड से प्रोडक्शन नहीं संभव हो पाता है। यानी अगर हम चाहें कि 25 मर्स का बना लें, 30 का, 45 का बना लें तो वो उतना आसान नहीं है। हो सकता है और टेक्निक्स आ जाए जिससे कि और आसानी से बने, क्योंकि अब रोबोटिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। तो अब देखिए हमने क्या किया कि इस प्रकार हमारे पास सब जगह 2 हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इसे भी मास्क कर देंगे। यानी अब सब मास्क है, इसको भी 4 भाग में बांट दिया। अब केवल ऊपर वाला खुला है, तो जब ऊपर वाला खुला तो यहां फिर से ACTG की लाइन बन गई। फिर हमने इसको भी इस प्रकार से, पूरा लंबाई में है, हम केवल इस वाले को दिखा रहे हैं, यानी पूरे इसमें आ जाएगा। तो यहां फिर से आ जाएगा ACTG। फिर हम इसको और छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। तो हम यानी जो भी हमारे पास है, अब हमने इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है और हम मास्क लगा के। तो अब आप देखिए यहां प्रॉब्लम किस में आने वाली है, किस तरीके की, कि मास्किंग इसने छोटे की आसान नहीं है। मास्किंग आसान नहीं है, तब भी जो एक कंपनी है यूएसए की, एफी मैट्रिक्स, ये इन चिप्स को बनाती है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के। तो बहुत महंगे बनते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है बनाने में। बाकी रिएक्शन में तो कोई टाइम नहीं है। जब आपने डिप किया, प्रोब, आपको मालूम है कि किस वाले में कौन से सीक्वेंस होंगे और जो फ्लोरेसेंस जहां पर आएगा वही सीक्वेंस हो जाए। क्योंकि हमें यहां मालूम है कि इस वाले पॉइंट्स का सीक्वेंस क्या है, यानी ए है, फिर ए है, उसके बाद सी है, टी है, सब हमें मालूम है कि यहाँ स्टार्ट सी से है, यहाँ टी से स्टार्ट है, यहाँ जी से स्टार्ट है। तो हमें इसके प्रोबेबल जितने 4 के 20 पावर के हिसाब से जितने सीक्वेंस हो सकते हैं हमें मालूम है। अब इसमें जहां भी सीक्वेंस फ्लोरेसेंस आएगा उसको हम पता लगा लेंगे इंटेंसिटी से कि वो जो हमने अननोन सीक्वेंस डाला है उसका जो जनरल कंस्ट्रक्शन है वो कहां पर किस प्रकार से है। तो क्या हुआ कि मास्किंग की गड़बड़ी होती है, दिक्कत पड़ती है, और एफी मैट्रिक्स की जो कंपनी है ये इसे बनाती है। तो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली अफेयर है ये, लेकिन हाईली डेंस है। यानी आप ये समझिए कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 4 लाख के करीब फीचर्स हो सकते हैं, और उन प्रत्येक फीचर्स में थाउजेंड्स ऑफ
सिमिलर सीक्वेंस हो सकते हैं। यानी जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक आप देखेंगे एक फीचर तो उसमें कई सारे वो सीक्वेंस जो है वो कई सारे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो लाइट डायरेक्टेड डी प्रोडक्शन मेथड है, इसमें बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये इन्वॉल्व है कि आप चिप को एक हाईली लाइट सेंसिटिव केमिकल से उसे हम कोट करते हैं, फिर उसमें जो है प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का साइकिल चलाते हैं लाइट की वजह से, और उन्हें अलग अलग सीक्वेंस क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड के सॉल्यूशन में डिप करके उसको 1 बाय 1 सिंथेसाइज करते हैं। यानी हमने ए डाला, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि अब हम जब ए के बाद डालेंगे, यानी हमें मालूम है कि अब हमने कौन सा डाला है और कौन सा इसमें सीक्वेंस है, क्योंकि जिस हिसाब से हम डालेंगे उसी हिसाब से वो बनता चला जाएगा। जरूर नहीं है कि यही वाला सीक्वेंस हो, या अगर यही सीक्वेंस है, मान लीजिए हमें मालूम है कि ए के बाद सी ही डालना है, टी डालना है, तो हमको एक नॉन सीक्वेंस इस चेकर बोर्ड से हमें मिल जाएगा कि हाँ जब हमने इतनी 20 बार डाला था तो अब सीक्वेंस क्या होगा। यानी पहले हमने ACTG डाला था, फिर उसके बाद ACTG डाला था, तो वो बार बार सीक्वेंस पता लग जाती है। तो ये है लाइट डायरेक्टेड डी प्रोटेक्शन मेथड, जो कि एक बगैर किसी ऑटोमेशन के, यानी बगैर किसी मशीन का इस्तेमाल किए ये आसान नहीं है, ये सब रोबोट्स ही करते हैं। यानी फिर भी आप जानिए कि बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ज्यादातर मशीन बेस्ड होते हैं, उसमें मैनुअल कुछ नहीं होता। दूसरा जो तरीका है वो है इंकजेट प्रिंटिंग। इंकजेट प्रिंटिंग, तो इंकजेट में भी हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर का इंकजेट प्रिंटर है उसमें भी इस तरीके से पिन्स लगे होते हैं, और वो पिन एक उसमें 32 पिन तक हो सकते हैं। वो अपने आप को रीअरेंज करता है और उसी हिसाब से उसी फॉर्मेशन में चल करके वो किसी आपके अल्फाबेट्स को टाइप कर देता है। तो ये इंकजेटिंग में क्या है कि जो हमारे पास प्रोब है, हमारे पास जो प्रोब है उसको इस पिन हेड पर हम कैपिलरी ट्यूब से भर देते हैं, और फिर जब हम कमांड देते हैं तो ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने एक केमिकल लगाया हुआ है फोटो सेंसिटिव, तो इचिंग हो जाती है। यानी अब क्या होगा कि मान लीजिए ये है, ये आपकी सरफेस है, तो इस सरफेस पे इचिंग करने से ये वेल्स बन जाते हैं। वेल्स, इस सरफेस पर वेल्स बन जाते हैं, जो कि हम एक इचिंग मेथड आता है जिससे हम इसकी इचिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इचिंग करने की वजह से अब हम स्पॉट्स थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं। उतनी पास स्पॉट्स नहीं बन रहा है जितना कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड चिप में फोटोलिथोग्राफी से बन रहा था। तो अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, जो इसकी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और 10,000 के करीब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स में फीचर्स हो सकते हैं। जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें क्या होता है कि वेल्स बन जाते हैं, और उस वेल के अंदर वो प्रिंट की तरीके से एक एक ओलिगो फॉस्फोरेमेडाइड्स, यानी जो पहले मैंने बताया था कि जो आर्टिफिशियली सिंथेसिस करने के लिए न्यूक्लियोसाइड का जो हमारा सॉल्यूशन होता है, उसमें हम जो चीज़ न्यूक्लियोसाइड को ले करके आती है उसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेमेडाइड्स।
तो वो यहां पर प्रिंट होती है, यानी एक के बाद एक उसको वहां डालते चले जाते हैं, जिससे कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस तैयार हो जाता है। यानी हमें वहां भी मालूम है कि हमने क्या कमांड दी हुई, यानी जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस क्या है। ऐसा नहीं कि वो अननोन है, यानी प्रोब को हम यहीं पर सिंथेसाइज कर लेते हैं। पर दिक्कत क्या है कि इसकी डेंसिटी कम है, यानी केवल 10,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन ये आसान है इंकजेट प्रिंटिंग से, कि आसानी से आप इसे डाल सकते हैं और ये कई बार बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा तरीका, दूसरा जो बेस्ड है चिप है, वो किस पर बेस्ड है? cDNA बेस्ड। cDNA बेस्ड माइक्रोचिप। इसमें क्या है कि जो cDNA है वो पहले आप कैसे तैयार करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसका एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे? PCR से। तो cDNA इज एम्प्लीफाइड बाय द हेल्प ऑफ PCR। PCR एम्प्लीफिकेशन होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि cDNA जो है वो ओलिगोमर नहीं होता, यानी इट इज ए लॉन्गर सीक्वेंस ऑफ DNA। तो ये 100 बेस पेयर से ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए इस सैंपल को हम रीसिंथेसाइज तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हुआ है। तो इसकी माइक्रो स्पॉटिंग होती है। इसकी क्या होती है? सिंथेसिस में माइक्रो स्पॉटिंग। हम जो है जो सैंपल है, यानी cDNA बेस्ड हमारे पास मालूम है, इसको हमने प्रोब की तरह यूज करना है। तो जब हम इसको एक 1/3 सेंटीमीटर की एक स्लाइड पर जब हम इसको लगाएंगे, तो लगाने को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पॉटिंग। लगाने को क्या बोलेंगे हम? माइक्रो स्पॉटिंग। तो माइक्रो स्पॉटिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास फिर से एक हेड होता है जिस पर 32 पिन लगे होते हैं, और वो 32 उस हेड में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पर एक केमिकल कोटिंग हो जाएगी, cDNA को PCR से एम्प्लीफाई कर देंगे। उसके बाद उस मटेरियल को इस हेड की पिन में कैपिलरी ट्यूब से डाल देंगे। क्या होगा? मान लीजिए जैसे ये है, तो अगर ये पिन की हेड है और इस पर एक सैंपल लगा हुआ है, तो ये पिन बजाय दूर से डालने के इसको टच करेगी। और यहां पर इस सैंपल को लगा देगी। तो इस प्रकार से हम इस सैंपल को लगा करके मोर देन 10,000 फीचर्स को 3.6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर में क्रिएट कर सकते हैं, 10,000 फीचर्स को। तो ये क्या हुआ कि इसमें हम पिन लगा रहे हैं, पिन नीचे जा रही है और अपने सैंपल को छोड़ के फिर ऊपर आ जा रही है। फिर हम दूसरे पिन में जो है दूसरा सैंपल लोड कर रहे हैं, वो नीचे जा रही है, फिर अपना सैंपल वहां पर छोड़ रही है और फिर से
ऊपर चली जा रही, फिर तीसरे पिन में हम तीसरा सैंपल लोड कर रहे हैं। तो ये लोड करना, तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार हर बार बार हमको 10,000 बार करना है तो हमें उतनी बार लोड करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन्स जो रोबोटिक्स हैं वो 12 घंटे में एक चिप यानी 10,000 वाली, उनको 12 घंटा लगता है बनाने में। तो 12 घंटा में वो 10,000 का एक माइक्रो एरे बना सकते हैं। तो क्या है कि वो खुद ही जो है मल्टीपल हेड होता है पिंस का, तो वो अपने आप आपका सैंपल लेगा और अपने में डिलीवर करेगा, फिर उसे चिप पर लगा देगा। तो स्पॉटिंग है ये, माइक्रो स्पॉटिंग बाय मींस ऑफ रोबोट्स, बाय मींस ऑफ हेड, पिन हेड्स। तो इसमें जो है माइक्रो स्पॉटिंग को अब हमने कैसा किया है, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है। दूसरा तरीका है यहां फिर से है इंक जेट का। इंक जेटिंग में क्या होगा कि वही सारी चीजें हैं इंक जेटिंग में भी, लेकिन यहां पर जो हेड है वो कांटेक्ट नहीं करता है और यहीं से इसे इस पर भेज देता है। यानी वो यहां पे बगैर किसी कांटेक्ट के अब अपने सैंपल को डिलीवर कर रहा है। तो यहां जो एक मान लीजिए यहां पे जो हम कह रहे हैं कि ये इसे इस पर छोड़ रहा है बगैर छुए, कांटेक्ट में आए, तो क्या होता है, एक इफेक्ट है जिसे बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जब कोई सरफेस है उस पर कोई ड्रॉप गिरती है तो वो गिरते ही फैल जाती है, यानी इट स्प्रेड। इसे बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी ड्रॉप इतनी थी तो बजाय वो गोल बनने के वो तुरंत ही स्प्रेड हो जाती है। जैसे आप तेल डाल दीजिए पानी में तो तुरंत स्प्रेड हो जाता है। तो इस प्रकार से पीजो जेट आते हैं। पीजो जेट यानी इंकजेटिंग वाले जेट आते हैं, या इसे जेट ऐसे लिख दीजिए, जेट। तो पीजो जेट जो आते हैं उनमें जो है करीब करीब इस पर स्पॉट्स बनेंगे तो करीब करीब 10,000 स्पॉट्स पर सेकंड्स लगा सकते हैं। वो ऐसे जेट आते हैं कि 10,000 ड्रॉपलेट को स्पॉट्स के रूप में पर सेकंड वो इस पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया एक माइक्रो एरे बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किस में है, माइक्रो स्पॉटिंग में है। माइक्रो स्पॉटिंग में क्या है, आपको मालूम है कि आपको क्या लगाना है। बहुत आसान है कि आपने पिन हेड में वो मटेरियल लोड किया और उससे आपने स्पॉट लगा दिया। तो ये वाला ज्यादा चीपर है, इजी टू बिल्ड है, बजाय ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज्ड चिप के, एफीमेट्रिक्स जो बनाती है। इसमें आप बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं क्योंकि आप खुद ही उस पर स्पॉटिंग कर रहे हैं और स्पॉटिंग बहुत डेंस भी नहीं है। तो स्पॉटिंग करना आसान है, इसमें बहुत कम वॉल्यूम ऑफ प्रोब यूज होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार लेबोरेटरी में बना सकते हैं। आपके पास बस एक रोबोटिक्स प्रिंटर होना चाहिए जो इसको अपने हेड को इस पर डाल सके। तो ये जो दो तरीके थे, 2 टाइप्स ऑफ डीएनए चिप आर प्रेजेंट, आर अवेलेबल। उनमें भी दो तरीके हैं बनाने के। एक जो है कांटेक्ट बेस पर है जिसमें कि हम कांटेक्ट करके बनाते हैं। दूसरा प्रिंटर की तरीके से इंक जेटिंग करके यानी स्प्रे करके बनाते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस है इसमें कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एक सिंथेसिस होती है इन सिटू, वहीं चिप पर ही सिंथेसाइज्ड होते हैं, जबकि सी डीएनए जो है चिप पर सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं।
So this is all about the synthesis of DNA microarrays. अब DNA microarrays की सिंथेसिस तो यही खत्म हो गई, लेकिन जब इसे हाइब्रिडाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम मतलब इसे काम कैसे करेंगे। तो काम करने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास अगर मान लीजिए ये है एक चिप है जिसमें बहुत सारे माइक्रो एरेज आपने बना रखे हैं, ये सारे 1 स्क्वायर मीटर के हैं, वो सॉरी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के, और ये एक 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की ग्लास की स्लाइड है। तो क्या होगा कि जब हम हाइब्रिडाइज करेंगे तो हम फ्लोरिसेंटली लेबल्ड, जैसे हमने बताया था कि जब हम इस पर अननोन सॉल्यूशन डालते हैं सीक्वेंस का, तो उसकी हम फ्लोरिसेंट टैगिंग कर देते हैं। तो फ्लोरिसेंट टैगिंग करने से क्या होता है कि वो जहां पर कॉम्प्लीमेंटरिटी उनको मिलती है, जहां पर वो बाइंड करते हैं, वो उसी जगह चिपक जाते हैं। फिर उसको वॉश करने के बाद जब हम लेजर सेंसर है, लेजर सेंसर है और एक मशीन है और एक CCD मशीन है, एक लेजर मशीन है और एक 4 CCD है, जिसको हम बोलते हैं, CCD को बोलते हैं चार्ज कपुल्ड डिवाइस, चार्ज कपुल्ड डिवाइस। और लेजर सेंसर है, वो तो एक कंप्यूटर बेस्ड लेजर सेंसर है जो इसके फ्लोरिसेंस को नोट करता है। अब फ्लोरिसेंस में मान लीजिए यहाँ पर बहुत कम लगा हुआ है तो ये कम दिखाई देगा, अगर ज्यादा लगा हुआ है तो ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगी और ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगी। तो जो इंटेंसिटी है फ्लोरिसेंस की, वो ये डिसाइड करती है कि कितने परसेंट कॉम्प्लीमेंटरिटी यानी सिमिलरिटी कितने परसेंट है। तो हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, जहां पर हमारा नॉन सीक्वेंस है, यानी एक कंट्रोल चिप भी हमारी है जिसपे हमें मालूम है कि यहाँ इस वाले फीचर पर अगर यही नॉन सीक्वेंस डाला जाए तो उसकी फ्लोरिसेंस की इंटेंसिटी क्या होगी। तो सब ये कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें आपको अपने आप कुछ नहीं करना है, वो मशीन ही आपको बताएगी कि इसकी इंटेंसिटी जो कंट्रोल की इंटेंसिटी है उससे कितनी कम है। तो जितनी नजदीक होगी उतनी ही सिमिलरिटी ज्यादा होगी। तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हम इस चिप का करा करके किसी भी सीक्वेंस, यानी वो जीनोमिक सीक्वेंस हो यानी पूरे कई टोटल डीएनए के टुकड़ों को हम यूज कर रहे हैं, या वो जीन एक्सप्रेशन जीन का सीक्वेंस हो, हम उन सबको इससे हाइब्रिडाइजेशन से हम ये जान सकते हैं कि उनका जो फंक्शनैलिटी है, यानी वो कहाँ कहाँ पर हमारे सीक्वेंस में जो अननोन सीक्वेंस में उसके कितने परसेंट उसके मेंबर्स उस सॉल्यूशन में मौजूद है, ये हम जान सकते हैं। यानी हम यहाँ यही तो पता लगा रहे हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है, जो अननोन सीक्वेंस है, उसमें नॉन सीक्वेंस इस प्रोब के हिसाब से, यानी इस प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये तो हमें पता लगाना है। कि अगर हमने किसी, मान लीजिए किसी एंजाइम के मैसेंजर बनाने वाले, यानी किसी प्रोटीन को बनाने वाले मैसेंजर आरएनए का cDNA बना करके इसमें प्रोब लगाया, तो हम अननोन सीक्वेंस में ही तो जानना चाहेंगे कि जो डीएनए सीक्वेंसेस है उसमें क्या उसमें इस एंजाइम को बनाने वाले डीएनए सीक्वेंस का कोई टुकड़ा है कि नहीं। दूसरा तरीका यह है कि हम पूरे जीनोमिक डीएनए को ले सकते हैं और कई बार बदल बदल के, यानी अब हमें मालूम है कि इसमें प्रोब्स की संख्या कितनी है, तो हम सारे प्रोब्स को बार बार बदल करके ये देख सकते हैं कि इस जीनोम में अब देखिए बदलने से भी सिर्फ काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम बदलेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको किसी रिजल्ट से कंपेयर होना चाहिए। यानी टू एक सिमिलर स्पीशीज है, जस्ट लाइक सिमिलर स्पीशीज है, पूरी सिमिलर नहीं है, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें आपस में कितना डिफरेंस है। दोनों को डाल लीजिए, एक का रंग अलग हो जाएगा, एक का रंग
मतलब लाल है हरा है दोनों एक साथ जब डालेंगे तो पता लग जाएगा कि रेड वाला कॉम्प्लीमेंट्री किससे शो कर रहा है और ग्रीन वाला कॉम्प्लीमेंट्री किससे शो कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए चिप सिंथेसिस एंड हाउ इट वर्क्स। इसका जो एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तो ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो यही है कि जैसे किसी भी अननोन सीक्वेंस का पता लगाना है, तो पता लगाने के लिए क्या है, किसी जीनोमिक डिफेक्ट को हम पता लगा सकते हैं, किसी जीन के प्रोडक्ट को मतलब जीन की डीएनए सीक्वेंस को हम पता लगा सकते हैं, किसी दो डीएनए सैंपल में डिफरेंस हम पता लगा सकते हैं, किसी दो डीएनए सैंपल में सिमिलरिटी हम पता लगा सकते हैं। तो यही है एप्लीकेशन, कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी जो डिटेल है अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको डिटेल में इसकी मेथोडोलॉजी और मिल जाएगी, यानी मेथोडोलॉजी वाइज अगर आप इसके इंटरनेट में इसको जानना चाहते हैं तो यू कैन गो टू इंटरनेट और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन वो अभी आपके एम्बिट में नहीं है क्योंकि वो जो लोग रिसर्च करते हैं उन्हीं के लिए है कि हाउ इट वर्क्स इन दी लेबोरेटरी। तो इसीलिए मैंने उन सारे डिटेल्स को यहाँ पर नहीं लिया है। ये बीएससी एमएससी तक आपको इतना ही जानना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।